आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी असामान्य राजनीतिक स्थिति को डिकोड करने वाले हैं जिसने हमारे संविधान के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल डीडी न्यूज़ की एक रिपोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद की एक ऐसी अनोखी स्थिति को हाईलाइट किया है जिसे हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेस टेस्ट कह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि जब कोई नेता जनादेश मानने से इनकार कर दे और हमारा संविधान आमने सामने आ जाए तो आखिर क्या होता है। इस पूरे विषय को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले बात करेंगे इस इस्तीफे से इनकार की, फिर इसके हिस्टोरिकल पैरेलल्स देखेंगे, उसके बाद आर्टिकल 172 की लिमिट्स, गवर्नर का रोल और आखिर में हमारे लोकतंत्र पर पड़ने वाले इसके असर को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, इस्तीफे से इनकार। ये पूरी चर्चा शुरू होती है पश्चिम बंगाल से, जहां सोर्स के मुताबिक चुनाव हारने के बावजूद मौजूदा मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी छोड़ने से सीधे तौर पर मना कर दिया है। अब अगर नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ दिखती है। सोचिए, कुल 293 सीटों में से बीजेपी ने करीब 70% जनादेश यानी 207 सीटें हासिल की हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। ये हार और जीत का गैप छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। और इस जनादेश का स्केल कितना बड़ा है, इसे इस तरह समझिए। रिपोर्ट का दावा है कि राज्य के करीब 6 करोड़ 37 लाख मतदाताओं में से लगभग 60% लोगों ने सीधे तौर पर मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट डाला। एक तरह से इतनी बड़ी संख्या में जनता ने सरकार के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। लेकिन इस सबके बावजूद जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। सोर्स में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये सीधा बयान दिखाया गया है, जहां वो कहती हैं, नैतिक रूप से हमने चुनाव जीता है, यानी साफ गणित के बिल्कुल खिलाफ जाकर इस हार को एक मॉरल विक्ट्री का नाम दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जब नंबर्स आपके खिलाफ हैं तो सारा ब्लेम किस पर जाएगा। न्यूज़ सेगमेंट पॉइंट आउट करता है कि यहाँ अपनी हार स्वीकार करने के बजाय पूरा ठीकरा हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों पर फोड़ दिया गया। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हों, ईवीएम हो या फिर मीडिया, सबको इस हार का कसूरवार ठहराया गया। एक तरह से अपनी कमियों से ध्यान भटकाने की साफ कोशिश की गई। आइए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ इसकी तुलना। ब्रॉडकास्ट दिखाता है कि ये अकेले ऐसी घटना नहीं है, बल्कि हाल ही के इतिहास में इसके और भी उदाहरण मौजूद हैं। ब्रॉडकास्ट इस इस्तीफा ना देने की तुलना सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के उस फैसले से करता है जहां उन्होंने जेल जाने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का तय किया था। ये एक बड़ा ही अजीब पैटर्न बन रहा है जहां नेता संस्थागत नियमों को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। इस पूरे व्यवहार को सोर्स ने एक बड़ा अच्छा नाम दिया है, ऑप्टिक्स पॉलिटिक्स। आसान भाषा में कहें तो ये दिखावे की राजनीति है, जिसमें नेता अपनी हार या डर को छुपाने के लिए जनता के सामने एक झूठा नैरेटिव बनाते हैं। बेसिकली सच्चाई कुछ भी हो, बस दिखना सही चाहिए। इस पॉइंट को और क्लियर करने के लिए ब्रॉडकास्ट ने एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की है। एक तरफ है वो नेता जो ये ऑप्टिक्स पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो सिस्टम की तुलना में अपनी इमेज को ऊपर रखते हैं, और दूसरी तरफ एमके स्टालिन और पिनाराई विजयन जैसे नेता हैं, जिन्होंने अपने पिछले चुनावों में हार को शालीनता से स्वीकार किया और चुपचाप इस्तीफा दे दिया ताकि सत्ता का हस्तांतरण आराम से हो सके। अब इस राजनीतिक बैकग्राउंड के बाद बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इन हालात को हैंडल करने वाले संवैधानिक कानून यानी आर्टिकल 172 की बात करेंगे। तो अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। सोचिए, अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद अपनी कुर्सी छोड़ने से ही मना कर दे तो हमारा संविधान आखिर क्या करता है? क्या सिस्टम ऐसे किसी नेता के सामने बेबस है जो पद से हटने से मना कर दे? दरअसल संविधान के आर्टिकल 172 के तहत हमारा सिस्टम एक टिक टिक करती घड़ी की तरह काम करता है। किसी भी विधानसभा की लाइफ उसकी पहली मीटिंग से ठीक 5 साल तक की होती है, और जैसे ही ये 5 साल पूरे होते हैं, असेंबली अपने आप भंग हो जाती है। पश्चिम बंगाल के मामले में ये डेडलाइन 7 मई थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस्तीफा देने की तो कोई सख्त जरूरत ही नहीं है। जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत खुद ब खुद विधानसभा और मुख्यमंत्री दोनों के कार्यकाल को खत्म कर देगा। नेता चाहकर भी उस समय के बाद पावर में नहीं रह सकते। चौथा हिस्सा, राज्यपाल की भूमिका और सत्ता का हस्तांतरण। आइए देखते हैं कि ऐसे समय में ट्रांजिशन कैसे होता है और इसमें गवर्नर का क्या रोल होता है। पिछले 75 सालों से हमारे देश में सत्ता बदलने का एक बड़ा ही शांतिपूर्ण और सेट तरीका रहा है।
होता ये है कि नतीजे आने के बाद पुराने मुख्यमंत्री गवर्नर को अपना इस्तीफा देते हैं। फिर गवर्नर उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक वो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर की तरह काम संभालें। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस्तीफा देना राजनीतिक नैतिकता और परंपरा जरूर है, पर संविधान के हिसाब से ये अनिवार्य नहीं है। ये विश्लेषण साफ करता है कि हार के बाद गवर्नर के पास न जाना दरअसल एक पॉलिटिकल थिएटर यानी एक राजनीतिक नाटक के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन आएगी सत्ता अपने आप बदल जाएगी, चाहे औपचारिक इस्तीफा दिया गया हो या नहीं। और अब आखिरी और पांचवें हिस्से पर आते हैं, भारतीय लोकतंत्र पर इसका प्रभाव। इस पूरे मामले का हमारी आगे आने वाली राजनीति और संस्थाओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए उसे समझते हैं। ब्रॉडकास्ट एक बहुत ही सटीक पॉइंट उठाता है जिसे हम सिलेक्टिव ट्रस्ट कह सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब नेता जीतते हैं जैसे केरल में, तो वो उसे अपनी जीत और जनता का पूरा जनादेश मानते हैं। लेकिन जब हारते हैं जैसे पश्चिम बंगाल या असम में, तो वही ईवीएम और सिस्टम अचानक खराब हो जाते हैं। बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि न्यायपालिका और सीधे सीधे जनता के जनादेश पर भी सवाल उठने लगते हैं। और सबसे बड़ी चिंता यही है, अगर चुनाव नतीजे मानने से मना करने की इस आदत को हमने नॉर्मल मान लिया तो ये हमारे संविधान के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस टेस्ट बन जाएगा। अगर स्टेट लेवल पर ऐसी जिद चलती रही तो ये नेशनल लेवल पर स्थिरता और सत्ता के शांतिपूर्ण बदलाव के लिए एक बेहद खतरनाक मिसाल बन सकती है। इस सब के आखिर में ये विश्लेषण एक ऐसी बात छोड़ जाता है जिस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर कल को चुनाव हारने वाले लोग जनता के फैसले को मानने से ही इनकार करने लगे, तो फिर उस लोकतंत्र की नींव कैसे बचेगी जिसका पूरा आधार ही हार और जीत दोनों को समान रूप से स्वीकार करने पर टिका है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में हमें और हमारे सिस्टम को ढूंढना ही होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।